जुलाई का मौसम था। मानसून की बरसात अपने जोरों पर थी। अब भी काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। लगता था कि अभी बरस जाएंगे। और इन दिनों हम जैसी सड़कों पर फिरकर गाड़ियां साफ करने वालों की मौजें होती थी, या यूं समझें कि हमारा काम बढ़ जाता था, क्योंकि गाड़ियों के टायर और शीशे कीचड़ से भरे हुए होते थे। और जो सेठ लोग होते थे, उन्हें अपनी गाड़ियों में कीचड़ लगा हुआ जरा भी पसंद नहीं था। जितना दिल लगाकर गाड़ी चकाचौंध करते, इतने ही पैसे भी अच्छे मिल जाया करते। वैसे तो सारा साल हमें कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन बरसात के दिनों में लोग आवाजें दे देकर बुलाते थे, अपनी गाड़ियां साफ करवाते थे और कभी कभी तो मुंह मांगी कीमत भी दे दिया करते थे। इसीलिए मुझे ये बरसात का मौसम बड़ा ही पसंद था। मेरी उम्र 22 साल थी और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक कर रखा था। वो भी इसलिए कि मुझे पढ़ने का शौक था, वरना अब्बा ने तो 7 साल की उम्र में ही एक छोटी सी बाल्टी और एक कपड़ा मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि चल बेटा, अब जा और पैसे कमा कर ला। लेकिन मैं पहले स्कूल जाता था, घर आता और फिर बाल्टी और कपड़ा पकड़ता और अपने काम पर निकल जाता। घर में दर्जनों बहन भाई थे। अब मुझे याद भी नहीं कि कितनी बहनें थीं और कितने भाई, लेकिन ये पता है कि मैं सबसे बड़ा था। मेरी तरह मेरे छोटे भाई भी, कोई मोची की दुकान पर बैठ जाता तो कोई कंघी और रुमाल बेचकर पैसे लाता। गो के रात को अब्बा सब बच्चों को लाइन से बिठाते और पूछते कि किसने क्या क्या कमाया है। हम अपनी जेबों में जितने पैसे होते अब्बा के हाथ में रख देते, फिर जाके हमें रोटी खानी नसीब होती थी। मेरे अब्बा का मिजाज तो शुरू ही से ऐसा था। फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे अब्बा जब जरूरियात पूरी कर नहीं सकता था, तो फिर बच्चे पे बच्चा क्यों पैदा करता चला जा रहा था, वो भी इतने कि अब्बा को तो खुद अपनी औलादों के नाम तक याद नहीं थे। किसी को छोनू, किसी को मोनू, किसी को काका कहकर बुलाता था। अब पूरा दिन बिस्तर को तोड़ता रहता और हम सब बहन भाई छोटी छोटी उम्रों में मेहनत मजदूरी पर लग गए थे। मैं नहीं सोचूं में गुम खड़ा था, तभी मुझे आवाज सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रही थी। एक बेगम साहबा ने मुझे आवाज दी। बेचारी की गाड़ी पानी में फंस गई थी। वो बार बार स्टार्ट कर रही थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। शायद पानी इंजन में चला गया था। उसने खिड़की खोली और मुझे कहने लगी कि ए लड़के, इधर आओ। मैंने इधर उधर देखा कि ना जाने किसको पुकार रही है। कहने लगी, तुम बाल्टी कपड़े वाले इधर आओ। मुझे उस मोहतरमा का बुलाने का अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आया। वो ये भी तो कह सकती थी कि गाड़ी साफ करने वाले इधर आओ। भला ये क्या बात हुई। खैर मैं चलता हुआ उसके पास आ गया। उसने काला चश्मा पहन रखा था, कपड़े भी बड़े फैशनेबल और कीमती पहने हुए थे, लेकिन चेहरे पर जहान भर की बेजारी छाई हुई थी। कहने लगी, जरा गाड़ी को धक्का लगाना। मैं उस मगरूर लड़की की शक्ल देख रहा था। जब उसने मुझे वैसे ही खड़ा देखा तो कहने लगी, बेफिक्र रहो, पैसे दूंगी, इस गाड़ी को धक्का लगा दो जरा। मैंने गाड़ी को धक्का लगाया और बाद में उससे कहा कि इंजन में पानी जा चुका है, ये गाड़ी यूं स्टार्ट नहीं होगी। कहने लगी, अगर तुम ये गाड़ी सामने मैकेनिक की वर्कशॉप तक ले जाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी। मैकेनिक की वर्कशॉप ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन जाहिर है ये लड़की के बस में नहीं था। बरसात का मौसम था और गाड़ी के पूरे टायर पानी में डूब चुके थे। मैंने कहा, मैडम 700 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। उसने मुझे मायूस को नजरों से देखा और कहने लगी, ले लेना, धक्का लगाओ अब। मैंने कहा, पहले आप गाड़ी से उतरो। वो गाड़ी से नीचे उतर गई। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। मैंने गाड़ी को धक्का लगाया और वर्कशॉप तक ले गया। फिर वो लड़की वर्कशॉप वाले से बात करने लगी। उसने मुझे 1000 का नोट दिया। कहने लगी, पूरा रख लो। मैं बड़ा खुश हुआ, आज तो मेरी अच्छी आमदनी हो गई थी। मैंने कहा, ऐसी बेवकूफ़ अमीर लड़कियां अगर मुझे 2-4 और मिल जाएं तो एक माकूल रकम जमा हो जाएगी। अब मैं सारे पैसे अब्बा को नहीं देता था, कुछ अपने पास रखता था, क्योंकि मुझे अपने लिए एक आधा नशे का सिगरेट पीना होता था। हम गरीबों के पास दिमागी सुकून के लिए बस यही कुछ ही था। एक शॉपिंग मॉल के पीछे एक कच्ची आबादी में हम रहते थे और मॉल के सामने अमीर लोगों की गाड़ियां खराब होती थी या बारिश की वजह से गंदी हो जाती थी। पूरा दिन काम करके हम थक जाते तो रात को सब दोस्त मिलकर नशे की सिगरेट का एक एक सुट्टा लगाकर दुनिया का बादशाह बन जाते थे। 2-4 घंटे तो बड़े अच्छे गुजर जाते। मैंने तो खैर ये अभी अभी शुरू किया था, लेकिन बड़ा लुत्फ था इस नशे में। लगता था कि सारा जहान अब पर अपनी ही हुकूमत है, इसलिए 400-500 में अपनी जेब में रखता था। जैसे ही मैं नशे की सिगरेट का सुट्टा लगाता, मुझे लगता मेरे अंदर कोई बिजली सी भर गई हो। मुझे मेरे दोस्त वैसे भी गर्म लड़का कहकर छेड़ते थे। मेरे अंदर एक जुनून था, एक आग सी भरी हुई महसूस होती थी। मैं रात को देर से घर आता था। घर पर टिन का गला हुआ दरवाजा लगा हुआ था, जो किसी के भी एक धक्का मारने से आसानी से खुल जाता। अगले रोज जब मैं फिर से शॉपिंग मॉल के सामने खड़ा था, आज बारिशें नहीं हो रही थी। सड़कों पर कीचड़ बहुत मचा हुआ था।
देख रहा था कि शायद कोई गाड़ी वाला मुझे आवाज़ दे और गाड़ी साफ करने के लिए कहे। मैंने देखा कि एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। इस कल वाली मेम साहब को देखकर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने उंगली से मुझे अपने पास बुलाने का इशारा किया। कहने लगी, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे काम है। मुझे हैरत हुई, मैं भला उस गाड़ी में क्यों बैठता। मैंने कहा, आपको जो भी काम है मुझे बताएं। वो कहने लगी, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठो, सारी बातें यहीं पर खड़े खड़े नहीं हो सकती। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। मेरी आंखें फटी की फटी तब रह गई जब वो गाड़ी एक बंगले के सामने हॉर्न बजाने लगी। चौकीदार ने बड़ा सा गेट खोला, गाड़ी अंदर पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा और खुद बड़े से बंगले के अंदर चली गई। मैं सब कुछ चेक कर रहा था। गाड़ी से उतरा, मेरा हुलिया बिल्कुल पत्थर सा था, पूरे कपड़े कीचड़ के दागों से भरे हुए थे। लाउंज में गया तो वो सोफे पे बैठ चुकी थी। अपनी मुलाजमत से कहने लगी कि 2 कप चाय बनाओ। मैं अदब से हाथ बांधे उसके सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जमीन पर बैठने लगा तो कहने लगी, नहीं यहाँ नहीं, सोफे पर बैठो। उसकी बात सुनकर मुझे शर्म आने लगी। मैं गंदा सा लड़का और वो मुझे सोफे पर बैठने का कह रही थी। शायद मैं हैरत से बेहोश ही हो जाता, क्योंकि जो काम उसने आगे कहा वो ऐसा ही कुछ था। मैं सोफे के किनारे पर बैठ गया। कुछ देर में मुलाजमा चाय भी लेकर आ गई। उसने 1 कप चाय मेरे सामने बढ़ाई और कहने लगी, इसे पियो। मैं उसकी मेहरबानी समझ नहीं पा रहा था। फिर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने घर में मुलाजमत दे दूँ। जितने तुम महीने के कमाते हो उससे 2-3 गुना ज्यादा मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर तो मैं हैरत में गुम हो गया। मैंने कहा, क्यों नहीं करूंगा बेगम साहबा, जरूर करूंगा, मुझे और क्या चाहिए था। ये तो बरसात का मौसम था तो मैं महीने का खींच खांच के 10-12 हज़ार इकट्ठा कर लेता था, लेकिन आम दिनों में तो बमुश्किल ही पैसे पूरे हो पाते थे। कहने लगी, मैं 2-3 दिन देखूंगी, अगर मुझे तुम समझ आ गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। मैं शुरू में तुम्हें महाना 40,000 दूंगी और तुम्हारे घर पर राशन वगैरह अलग से डलवा दूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है कि तुम्हें दिन रात मेरे घर पर रहना पड़ेगा। उसका शीश महल देखकर किसका दिल चाहता था कि इस घर से बाहर निकले। ये घर तो जैसे ख्वाबों का महल था। भला कौन पागल इस महल को छोड़कर झोंपड़ी में रहने के लिए जाता। मैंने फौरन से हामी भर ली। 2-3 दिन वो काम भी मुझे कहती, मैं भाग भाग कर करता और बड़े अच्छे तरीके से काम को करने की कोशिश करता। 3-4 दिन में ही मैंने मालकन के एतबार को जीत लिया। उस रोज उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं खुश था और उसके कमरे के बाहर पहुंचा। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो मेम साहब कहने लगी, अंदर आ जाओ। मैं भी झिझकते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो फौरन शर्म से नजरें झुका ली। मैडम अभी नहाकर निकली थी और अपने बालों में कंघी कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, वहां क्यों खड़े हो, इधर मेरे पास आओ। चलकर उनके पास चला गया तो वो कहने लगी, तुम एक अच्छे लड़के और मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हर बात मानो, यहाँ तक कि मैं तुमसे अपने राज भी बांटूं तो तुम मेरे साय की तरह मेरे साथ रहो। मालकन बड़े ही पुरस्कार तरीके से मुझसे बात कर रही थी। उनके हर लफ्ज में तजस्सुस छुपा हुआ था। हैरानगी से उनका चेहरा देखने लगा और बोला कि जी मेम साहब, आप जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। उसी पल मैम ने अपने पर्स से 1000 वाले नोट निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। कहने लगी कि आज तुम घर जाओ और अपने बहन भाइयों और माँ बाप के लिए कुछ तोहफे लेते जाना। मैंने मैडम की बात सुनी तो मुस्कुराया। वो कहने लगी कि अब तुम आज का दिन अपने घर वालों के साथ गुजारो, मैं 3 रोज के लिए थाईलैंड जा रही हूँ। मालकन की बात सुनी तो मैं उनको देखने लगा और बोला कि आप इतनी दूर किसके साथ जाएंगी। मालकन मेरे अल्फाज सुनकर हंसने लगी। कहने लगी, मैं थाईलैंड जा रही हूँ, कोई पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर थोड़ी जा रही हूँ जो पूरी फौज लेकर जाऊंगी। मालकन की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। हमारे यहाँ तो कोई औरत बगैर मर्द के घर से भी नहीं निकलती थी, जबकि मालकन अकेली दूसरे मुल्क थाईलैंड जाने की बातें कर रही थी। मालकन ने मेरा खुला हुआ मुंह देखा तो कहने लगी, मेरा वहीं पर बिजनेस है, आखिर ये शान शौकत मैंने वहीं पर अपना बिजनेस शुरू करके ही तो कमाई है और मुझे 3 दिन के लिए वहां जाना है। तुम्हारा बस यही काम है कि मेरे बाद मेरे घर को संभालोगे और मुलाजमों की निगरानी करोगे। मैं भी खुश हो गया। उस रोज मैं अपने घर गया तो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए बहुत से तोहफे लेकर गया। इतनी कीमती चीजें देखकर मेरा बाप तो खुश हो गया था। कहने लगा, कौन है तेरी मैडम जो तुझे इतना सब कुछ देती है। मैं भी मुस्कुराया और बोला कि बस ये समझ लो कि तुम्हारे बेटे की लॉटरी निकल आई है। बाप तो मेरा था ही लालची। फौरन कहने लगा, मुझे आकर अपनी जेब चेक करवा। मगर मैं फौरन उससे दूर हटा और बोला कि खबरदार, जब मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं एक बहुत बड़े बंगले में बहुत बड़ी मैडम का पर्सनल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। तुम मेरा मकाम तो जानते ही नहीं, मुझसे दूर रहो वरना अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरा अब्बा खामोश हो गया। मैं तो अब अक्सर नशा भी कीमती वाला करने लगा था। मैडम पाकिस्तान में कम और थाईलैंड ज़्यादा रहती थी। कई माह तक मैं उनके साथ रहा। वो जब भी थाईलैंड जाती तो उनके साथ उनकी सहेलियां भी हुआ करती थी। मेरा भी दिल चाहा कि मैं उनके साथ दूसरा मुल्क घूमने के लिए जाऊं।
मैंने एक روز मालकन से کہا کہ مالکن میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھائی لینڈ جاؤں، گھوموں پھروں۔ مالکن نے میری بات سنی تو منع کرنے لگی، کہنے لگی وہ تھائی لینڈ ہے، کوئی عام ملک نہیں، تم جیسے بھولے والے لوگ تھائی لینڈ جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں کہنے لگا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا، میں بھی تھائی لینڈ جاؤں گا، اگر آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ مالکن مسکرائی اور بولی کہ چلو اگلی دفعہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں تو خوش ہو چکا تھا۔ اگلے ہفتے مالکن نے میرے جانے کا بھی انتظام کیا اور میں ان کے ساتھ تھائی لینڈ پہنچ گیا۔ ان کے ساتھ 3 لڑکیاں بھی موجود تھیں جو انہیں میم کہہ کر بلا رہی تھیں۔ وہاں جا کر مالکن نے جو کچھ کیا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رات میڈم نے اپنے ساتھ لائی لڑکیوں کو ایک انگریز کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکیاں اس وقت بے ہوش تھیں، نہ جانے میڈم نے ایسا کیا پلایا تھا۔ وہ لڑکا انہیں کسی کچرے کی مانند پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلوں میں ڈلوا کر لے جا رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً کمرے سے باہر آیا اور مالکن سے بولا کہ یہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ تو آپ کی سہیلیاں تھیں۔ مالکن نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ شخص ان 3 لڑکیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مالکن چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور بولی کہ تم میرے خاص ملازم ہو، اس لیے اس رات سے پردہ صرف تمہارے سامنے اٹھانے جا رہی ہوں۔ میں حیران تھا، میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آخر وہ ان لڑکیوں کو کہاں لے کر گیا ہے؟ تو میڈم نے جو راز کھولا وہ سن کر میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ میڈم کہنے لگی یہی تو میرا کام ہے جو میں یہاں کرتی ہوں۔ میں پڑھی لکھی، خوبصورت اور کم عمر معلوم ہوتی ہوں، اسی لیے اکثر کالج یونیورسٹیوں میں جاتی ہوں، وہاں پر معصوم لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتی ہوں، اپنے جھانسے میں پھنسا کر پھر 1 ہفتے کا تھائی لینڈ ٹرپ کا کہلوا کر اپنے ساتھ یہاں لے آتی ہوں اور پھر یہاں آ کر ایک NGO کو بیچ دیتی ہوں جس سے مجھے لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ یہ شان اور شوکت، یہ دھن دولت ایسے ہی تو مجھے ملی ہے۔ میڈم کی بات سنی تو میرے دل میں ان کے لیے نفرت سی آنے لگی۔ کتنی دیر تو میں بول ہی نہ سکا۔ میں کہنے لگا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ایک عورت دوسری عورت کی عزت کا سودا بھلا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ سب کتابی باتیں ہیں، دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے وہی عزت دار ہے۔ میں بھی بے حد غریب تھی، شاید تمہاری ہی طرح، مگر میں نے اپنے نصیب پر سر نہیں جھکایا بلکہ اپنی قسمت خود بنائی۔ میں ایک سوشل ورکر تھی، میں نے MA سوشل ورک کیا ہوا تھا، مگر جہاں نوکری کے لیے جاتی مجھے ٹکا سا جواب دے کر فارغ کر دیا جاتا۔ جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے تنگ آ چکی تھی۔ پھر ایک دن میری واقفیت ایک NGO والوں سے ہو گئی، یہاں سے ہی میرے دن پھرنے شروع ہو گئے۔ مجھے باقاعدہ طور پر NGO میں نوکری دے دی گئی۔ میں بے حد غریب تھی، یہاں مجھے یہ آفر کی گئی کہ میں خوبصورت لڑکیاں لا کر انہیں دوں گی تو اس کے بدلے ہر وہ چیز جو مجھے چاہیے وہ NGO مجھے مہیا کرے گی۔ حالات سے مجبور تھی اور شاید ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ کہو تو میں تمہارے لیے بھی کسی حسین لڑکے کا انتظام کر سکتی ہوں۔ مالکن کی بات سنی تو میرا وجود کام کر رہ گیا۔ میں وہیں سے اپنے کمرے میں چلا آیا، ساری رات یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے دنوں سے میں یہ پیسے کھا رہا تھا، حرام کی کمائی، معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دینے کی کمائی پر میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں اپنا چہرہ نوچنے لگا، بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اگلے ہی روز میں نے میڈم کی منت کی تو مجھے لے کر پاکستان آ گئی اور مجھے اسی پل 20,000 روپے دے کر بولی جاؤ عیش کرو، مگر میں بے ضمیر ہرگز نہیں تھا۔ میڈم کی ہر چال سے واقف ہو چکا تھا۔ اگلے 1 ماہ تک میں نے ان کا ہر حربہ جانا اور پھر ایک روز جب وہ لڑکیوں کو لے کر ایئرپورٹ پہنچی تو میں نے پولیس کے ہاتھوں نے گرفتار کروا دیا۔ وہ رنگے ہاتھوں ثبوتوں کے ساتھ پکڑی جا چکی تھی۔ وہ بوکھلا کر پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں سارے راز بتا چکا تھا جو کہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد سچ بھی ثابت ہوئے تھے۔ مجھے یہ شان و شوکت، دولت اور عیاشیاں تو عزیز تھیں، مگر میں بے ضمیر نہیں تھا۔ عزت کیا ہوتی ہے بخوبی جانتا تھا، اور غیرت مند مرد کبھی بھی عزت پر کمائی کی گئی دولت سے عیاشی نہیں کیا کرتے۔ کئی روز لگے تھے مجھے واپس زندگی کی جانب لوٹنے میں، اور پھر 1 ہفتے بعد ایک بار پھر کپڑا اور بالٹی لیے مال کے آگے کھڑا ہو چکا تھا۔ کئی گاڑیاں آ جا رہی تھیں، شدید مٹی کا طوفان ہونے کی وجہ سے گاڑیاں گندی تھیں۔ مجھے دائیں جانب سے آواز دیتا تو کوئی بائیں جانب سے، اور میں بھاگ بھاگ کر سب کی گاڑیاں صاف کرتا۔ بدلے میں وہ 100 روپے دیتے تو میں سینے سے لگا کر جیب میں ڈالتا۔ آخر کو یہ ان 1000 روپوں سے تو اچھے تھے، کم از کم کسی کی عزت کے بدلے میں تو نہیں ملے تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر آسمان کی جانب دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ دل میں ایک سکون تھا، شاید رب کو میری کوئی ادا پسند آ گئی تھی جس نے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا۔